हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए, कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है? आज हम बात करने रहे हैं अपना विज्ञान का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक हमने धातु और अधातु के चैप्टर में और सब कुछ पढ़ लिया और आयनिक यौगिक पर अब हमारी बात होने वाली है, ठीक? आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इनकी परिभाषा, फिर इसके बाद इनके गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है? उन पर हमारी चर्चा होगी। चलिए देखिए, पहले देखते हैं आयनिक यौगिक की परिभाषा। जब धातु एवं अधातु के बीच बीच आयनों के, ठीक, किसके? आयनों के आदान प्रदान, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, आदान प्रदान से बने यौगिक। जब धातु एवं अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने यौगिक, या फिर धातु एवं अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने यौगिक आयनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनों या फिर आयनों बोल सकते हैं, क्या? आयनों, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या फिर आयनों के आदान प्रदान से, ठीक? चाहिए बोलिए, गलत नहीं होगा, ठीक? धातु एवं अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों या आयनों के आदान प्रदान से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनों या इलेक्ट्रॉनों के, ठीक? देखिए एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड है, NaCl, ठीक? इसका एग्जांपल लेते हैं तो कैसे बनेगा? देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। आपको पता है 2, 8 और 1। इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बारीक कक्षक में कितना है? 1, ठीक? तो जो बारीक कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम उसे लेते हैं, हमने देखिए इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिख दिया, कितना था बारीक कक्षक में? 2, 8, 1, ठीक? 1 था बारीक कक्षक में, इसको हमने कहा ऐसे दर्शा दिया, ठीक? किसी एक प्रतीक से आप दर्शा दीजिए, ठीक? क्लोरीन लीजिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2, 8, 7, ठीक? यानी बाहरी कक्षक में कितना हुआ? 7, ठीक? तो क्लोरीन को दर्शाइए, देखिए 2, 2, 2, देखिए यहाँ पर हुआ, 2 यहाँ हुआ, ठीक? फिर 2 यहाँ, 6 हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, कितना होना चाहिए? 7, 1 हमने यहाँ दर्शा दिया, ठीक? अब देखिए, जो सोडियम है, इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 7, तो इसका 7वां इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी सोडियम जो है इसके 7वें इलेक्ट्रॉन को साथ लेकर क्या बना लेगा? अपना साझेदारी कर लेगा। साझेदारी नहीं बोल सकते, यहाँ पर क्या करते हैं? आयनों का आदान प्रदान या फिर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, ठीक? उसके बाद देखिए क्लोरीन को, इसका 7 था, एक और चाहिए, ठीक? तो यह इसका ले लेगा सोडियम का, तो क्या बन गया? यह इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो गया ना, यही क्या है हमारा? आयनिक यौगिक, ठीक? इसी प्रकार से बनता है, जिसे क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक, ठीक? दूसरा देखिए, जैसे हम बात करते हैं H2O है, जल, ठीक? हाइड्रोजन का आपको पता है 1 होता है, ऑक्सीजन का 2, 6 होता है, ठीक? तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो हम पहले ऑक्सीजन को दर्शाते हैं, देखिए ऑक्सीजन का 6 होता है, बारीक कक्षक में जितने दर्शाइए, 2 यहाँ दर्शा, 2 यहाँ, ठीक? 2 यहाँ, 2 यहाँ, एक हमने इस तरह दर्शा दिया, एक इस तरफ। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो बारीक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, एक इसका यहाँ। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक? इसको ऐसे कर दिए। तो इसका देखिए, ये हाइड्रोजन जो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ इसको ले लेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को लिया, तो देखिए इसका 2 हो गया, पूरा अष्टक पूरा हो गया। बल्कि 8 की जरूरत नहीं है, 2 भी भरा जाता है, हाइड्रोजन के लिए 2 ही चाहिए, और इसके लिए क्या चाहिए? 2, ठीक? अब इसको कितना चाहिए? 6 है, तो 8 चाहिए होता है, ठीक? तो इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 है,
तो देखिए यह इससे ले लेगा इसका और इसका भी ले लेगा, तो देखिए 6 थे 7 8 हो गए, ठीक। ऑक्सीजन का इस प्रकार से हो जाएगा। ये क्या है, आयनिक, इतना समझ में आ गया। चलिए आयनिक यौगिक क्या होते हैं इसको बता लीजिए। धातु एवं अधातु के बीच आयनों या इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक, ठीक। हमने एग्जांपल देख लिया 2 ठो, ठीक। इसके एग्जांपल बता लीजिए। अब हम आएंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक। क्या पढ़ेंगे, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। चलिए इसको लिख लीजिए। हम देखेंगे आयनिक यौगिकों को क्या गुणधर्म होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिकों के गुण, ठीक। क्या पढ़ेंगे, आयनिक यौगिकों के गुण। देखिए पहला पढ़ेंगे, मतलब कि ऐसे पढ़ेंगे, पहले आयनिक यौगिकों के गुण हेडिंग डालिए, आयनिक यौगिक, ठीक। आयनिक यौगिकों के गुण, ठीक। अब देखिए इसमें पहला हम पढ़ेंगे भौतिक प्रकृति, मतलब इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है, भौतिक प्रकृति जान लीजिए। आयनिक यौगिक इनके अणुओं के बीच मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है। कैसा आकर्षण बल, मजबूत, जिसे तोड़ना आसान नहीं होता है, ठीक। इनको तोड़ने के लिए अत्यधिक हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्या लिखेंगे, आयनिक यौगिकों के अणुओं के बीच, अणुओं के बीच मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है। कैसा आकर्षण बल, मजबूत आकर्षण बल, आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक। कैसा आकर्षण बल पाया जाता है, मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, जिन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक। इसलिए ये भी लिख सकते हैं कि इसलिए यह कठोर परंतु, कठोर परंतु भंगुर प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, भंगुर प्रकृति, भंगुर मतलब क्या होता है, दबाव डालने पर टूट जाना, ठीक। भंगुर प्रकृति के होते हैं। इन पर दबाव डालने पर, दबाव डालने पर यह टूट जाते हैं, पर यह टूट जाते हैं, ठीक, टूट जाते हैं। ध्यान दीजिए, आयनिक यौगिकों के अणुओं के बीच, देखिए कोई भी अणु होता है या फिर कोई पदार्थ है, यदि उसके अणु पास पास रहते हैं तो उन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत आकर्षण बल चाहिए, ठीक। तो इसलिए यह कठोर भी होते हैं, जब अणु पास पास होंगे तो यह कठोर भी होगा, और उसके बाद इस कारण यह कठोर होते हैं, परंतु ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। कैसे, ये कठोर तो होते हैं लेकिन अगर इन पर अधिक दबाव डाला जाए तो ये टूट जाते हैं, ठीक। चलिए इसको लिख लीजिए भौतिक प्रकृति। दूसरा हम देखते हैं गलनांक व क्वथनांक। क्या, गलनांक व क्वथनांक। आयनिक यौगिकों, देखिए जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा उच्च होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल पाया जाता है ज्यादा, तो उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ठीक। इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आयनिक यौगिकों के बीच मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए, जिसे तोड़ने के लिए
उच्च ऊर्जा, कैसी ऊर्जा? उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। इसलिए इसलिए इनका गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक, गलनांक मतलब जिस तापमान पर यह गलता हो, पिघलता हो, ठीक। क्वथनांक मतलब जिस तापमान पर यह वाष्पीकृत होने लगे, ठीक, उगलने लगे। गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, ठीक। ये हो गए आपके दो गुण, ठीक। इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं घुलनशीलता, ठीक। क्या? घुलनशीलता। अब घुलनशीलता क्या है? देखिए आयनिक यौगिक जो होते हैं या जल में तो विलय होते हैं, यानी जल में घोलने पर यह घुल जाएंगे, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन जैसे डीजल जैसे विलायकों में डालेंगे तो उसमें यह नहीं घुलते हैं, ठीक। तो आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं, होते हैं। परंतु परंतु पेट्रोल और केरोसिन, केरोसिन केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, ठीक। जैसे विलायकों में, विलायक मतलब क्या होता है? जिसमें घोला जाता है। विलय मतलब जो घोला जाता है, ठीक। जिसे घोला जाता है, विलायक मतलब जिसमें घोला जाता है, ठीक। जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं, ठीक। अघुलनशील शील होते हैं। फिर से देखिए, आयनिक गुण में भौतिक गुण आयनिक यौगिकों के बीच अत्यधिक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण यह कठोर होते हैं। परंतु जब भंगुर प्रकृति के होते हैं, ज्यादा दबाव डालेंगे तो यह टूट जाते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा हमने देखा गलनांक व क्वथनांक, इनके बीच मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा जब ज्यादा चाहिए तो यानी इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ठीक। अधिक गर्म करना पड़ेगा। घुलनशीलता, आयनिक यौगिकों के जल में घुलनशील होते हैं या जल में घुलनशील होते हैं, परंतु पेट्रोल और केरोसिन जैसे इलाकों में क्या होते हैं? अघुलनशील। जल में घुलनशील, परंतु पेट्रोल और केरोसिन जैसे इलाकों में अघुलनशील, ठीक। इसको लिखिए। चलिए लिख चुके। तब हम आते हैं चौथे नंबर पर। चलिए देखिए, तो हम अगले नंबर पर बात करते हैं, चौथे नंबर पर। ध्यान दीजिएगा, इनकी इसमें हम बात करेंगे विद्युत चालकता। क्या बात करेंगे? विद्युत चालकता, चालकता यानी किसी अयनिक यौगिक की विद्युत चालकता होती है, यानी विद्युत उसमें प्रवाहित होता है कि नहीं, ठीक। वो देखते हैं। तो देखिए, जो आयनिक यौगिक होते हैं वह ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन जब वो गलित अवस्था में आते हैं, यानी उन्हें घोड़ा जाता है जब जल में, ठीक, तो क्या करते हैं? विद्युत का चालन करने लगते हैं, ठीक। तो आयनिक
यौगिकों के गलित अवस्था में आयन होने के कारण यह विद्युत का चालन करते हैं, यह विद्युत का चालन करते हैं, ठीक, चालन करते हैं। परंतु आयनिक यौगिकों जब ठोस होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, ठोस, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक। आयनिक यौगिक जो होते हैं वह गलित अवस्था में तो विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक। तो पांचवा देखिए, आकर्षण बल, ठीक, आकर्षण बल, पांचवा गुण, ठीक। देखिए हमने पढ़ लिया इसके पहले कि आयनिक यौगिकों के अणुओं के बीच मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक। आयनिक यौगिकों के अणुओं के बीच मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक। कितना ध्यान रहेगा, विद्युत चालकता क्या होती है कि आयनिक यौगिकों की गलित अवस्था में, यानी जब घोलेंगे उन्हें, जब गलित अवस्था में आएंगी विलयन के रूप में, तो उस विद्युत का चालन करेंगे क्योंकि उसमें आयन होते हैं, ठीक, वो अपने आयन में विभाजित हो जाते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक। उसके बाद आकर्षण बल, इनके अणुओं के बीच अत्यधिक आकर्षण बल पाया जाता है क्योंकि इनके अणु पास पास होते हैं और अधिक आकर्षण बल के कारण इनका मजबूत आकर्षण बल होता है और इन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमने पढ़ लिया, ठीक। चलिए इसको लिख लीजिए। यहाँ लिखे हैं आयन, यहाँ आप लिख दे रहे हैं इसको। आयनिक यौगिकों गलित अवस्था में आयन होने के कारण यह विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आकर्षण बल में आयनिक यौगिकों के अणुओं के बीच मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक। लिखिए इसको। हो गया। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, खनिज, अयस्क और गैंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। खनिज, अयस्क और गैंग क्या होते हैं, देखिए। हमारा क्या टॉपिक है, खनिज, अयस्क और गैंग, ठीक। खनिज, अयस्क और गैंग, देखिए हम जानते हैं खनिज क्या होते हैं पहले, ठीक। इन तीन टॉपिकों में से हमेशा क्वेश्चन आता है पेपर में कि निम्नलिखित वस्तु पढ़ी लिखी है, ठीक। इनमें से कोई दे देता है तो उसमें लिखना होता है, ठीक, इसके बारे में। तो देखिए खनिज क्या होता है, पहले हम खनिज देखते हैं। देखिए खनिज पृथ्वी की भूप्रवृत्ति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, किसमें, पृथ्वी की भूप्रवृत्ति में, ठीक, यानी मिट्टी के सतह में,
पृथ्वी की भू परपटी में प्राकृतिक रूप से, कैसे, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों, इन्हें तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक, पृथ्वी की भूपर्वटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप में प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ हो। ठीक, हम उन्हें खुदाई करके दोबारा निकालते हैं, खुदाई करके निकालने के बाद हम उनका शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण कैसे किया जाता है हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे। ठीक, खनिज हो गया, तो अब देखिए, ठीक, खनिज समझ आ गया। खनिज क्या होते हैं, पृथ्वी की भूपर्वती में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं। ठीक, अब देखिए, वे खनिज जिनमें धूल कण या मिट्टियां होते हैं, मतलब कि जिन खनिजों के साथ धूल कण और मिट्टियां मिली होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन धूल कण मिट्टियों के साथ मिले होते हैं तो उन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक, देखिए, वे खनिज, ठीक, वे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, ध्यान दीजिए, वे खनिज, धूल कण मिट्टियां मिली होंगी, लेकिन उसके साथ साथ एक और बात ध्यान रखिएगा कि उसमें विशेष धातु मात्रा में पाई जाती है। ठीक, वे खनिज जिनमें कोई धातु विशेष मात्रा में अशुद्धियां जो मिली होती है वो गैंग होता है, अभी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या है, विशेष धातु। ठीक, वे खनिज जिनमें कोई धातु विशेष मात्रा में, फिर ऐसे लिखते हैं, विशेष धातु अधिक मात्रा में, कैसे, अधिक मात्रा में पाई जाती है और जो लाभकारी होते हैं, कैसे, लाभकारी, मतलब उन्हें यदि हम निकालें तो निकाल कर बेचकर पैसे कमा सकें। ठीक, यानी आर्थिक रूप से लाभकारी हो। ठीक, जो लाभकारी होते हैं क्या कहलाते हैं, उन्हें अयस्क कहते हैं, उन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक, अयस्क वे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु होती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक, और उस विशेष धातु को हम निकाल कर अयस्कों में से उस विशेष धातु को, मतलब कि कोई खनिज है, खनिजों में से कोई विशेष धातु मात्रा में पाई जा रही है, ठीक, अधिक मात्रा में, तो उस धातु को जो हमारे लिए लाभकारी हो, जिसे हम बेचकर पैसे कमा सके। ठीक, तो उन खनिजों में से उस धातु को निकाल देना, ठीक, वही विशेष धातु क्या कहलाती है, अयस्क। ठीक, अब देखिए अगला क्या है, गैंग, क्या है, गैंग। अब गैंग को वाला गैंग नहीं है जो सब बनाकर चलते हैं, वो नहीं। ठीक, अब देखिए, खनिजों या अयस्कों को जब हम खुदाई करते हैं, ठीक, तो उनके साथ कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं, अशुद्धियां मतलब धूल कण मिट्टी, ये सब मिले होते हैं, यही सब क्या कहलाते हैं, गैंग। ठीक, पृथ्वी की भूपर्वटी भूपर्वटी ठीक, पृथ्वी की भूपर्वटी से प्राप्त अयस्कों में यानी जो ए अयस्क हम निकालेंगे, ठीक, अयस्कों में धूल कण मिट्टी आदि अशुद्धियां मिली थी, अशुद्धियां मिली होती हैं, इन्हें ही गैंग कहते हैं, इन्हें ही गैंग कहते हैं, क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक, ये जो अशुद्धियां मिली होती है इन्हें क्या कहते हैं, गैंग। ठीक, ध्यान दीजिए,
फिर समझिए खनिज क्या होते हैं, पृथ्वी की भूप्रवृत्ति में प्राकृतिक रूप से, कैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं, खनिज। अब खनिजों में से भी ठीक वे खनिज जो लाभकारी होते हैं, जिन्हें हम बेचकर पैसे कमा सके, ठीक वो कैसे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अयस्क। ठीक उसके बाद जब हम अयस्कों को निकालते रहते हैं तो उसमें क्या मिलती है हमें, अशुद्धियां, धूल कण मिट्टी साथ में मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाएगा। ठीक तो अशुद्धियां साथ में मिली होंगी, उन्हें जब हम निकालेंगे तो उनके साथ जो अशुद्धियां मिली रहती है उन्हें क्या कहते हैं, गैंग। ठीक इसका मतलब है खनिज, खनिज में से क्या निकला, अयस्क। ठीक यानी खनिजों में से जो लाभकारी धातु था या लाभकारी जो तत्व था वो क्या कहलाए, अयस्क। और अयस्क को साथ में अशुद्धियां मिली हुई है उन्हें क्या कहते थे, गैंग। ठीक तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, हम मिलते हैं अगली क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे आगे के धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे भर्जन और निस्तापन विधि। ठीक चलिए पढ़ते रहिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।